व्हाट इज इंडो पैसिफिक रीजन, पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। उसी टाइम पे हमने ये भी देखा था कि हाउ यूएसए इज ट्राइंग टू इंश्योर इट्स डोमिनेंस इन द रीजन। फिर हमने चाइना का रेस्पॉन्स भी देखा था कि व्हाट वाज द चाइनाज रेस्पॉन्स। यूएसए अपनी डोमिनेंस रीजन के अंदर कैसे इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है, प्राइमरीली बाय सपोर्टिंग आसियान कंट्रीज, सपोर्टिंग ताइवान, मिलिट्री प्रेजेंस अपनी इंश्योर करना, नेवल बेसिस बढ़ाना। फिर हमने थोड़ा बहुत पुश भी किया, यूएसए ने पुश भी किया फिलीपींस को कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएं साउथ चाइना सी रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनको लेकर। चाइना का इसको काउंटर करने के लिए चाइना का क्या रिस्पॉन्स रहा है? चाइना का सबसे जो बड़ा रिस्पॉन्स है दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। पहले इसका नाम ओबोर था, देन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया है। एट द सेम टाइम मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एडवांसमेंट की तरफ जाना। फिर साउथ चाइना सी में हमें चाइना थोड़ा सा अग्रेसिव भी नजर आता है, इन्वेस्टमेंट्स अपनी बढ़ा दी हैं। ग्वादर पोर्ट हो या कोई भी पोर्ट हो, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स अपनी बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं, और एट द सेम टाइम अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी जा रहा है। ये ओवरऑल हम कह सकते हैं कि चाइना का रेस्पॉन्स है। अब आते हैं कि ये जो बीआरआई है ये कैसे यूएसए को काउंटर करने के लिए या फिर यूएसए की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या ये बीआरआई जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसकी सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, या फिर इसके साथ कोई पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, या फिर ये सिंपली एक जियो इकोनॉमिक इनिशिएटिव है? इन सारे डायमेंशंस को हम देखेंगे। फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का स्ट्रेटेजिक विजन क्या है, जियो इकोनॉमिक विजन क्या है, जियो पॉलिटिकल विजन क्या है, ये हम देखेंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर ब्लॉक्स कौन से हैं, बैरियर्स कौन से हैं, ये हम देखेंगे। इसके अलावा सीपैक भी इसी का एक पार्ट है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। क्या ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये एक डेटा डिप्लोमेसी है? ये भी हम पढ़ेंगे। तो ओवरऑल जितने भी एस्पेक्ट्स आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे हम वन बाय वन आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जब भी आपके पास ऐसे टॉपिक्स आए जिनमें इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं हो, जैसे आपके पास है नॉन स्टेट एक्टर्स, डिप्लोमेसी, नेशनल इंटरेस्ट, फिर जियो स्ट्रेटेजिक विजन, जियो इकोनॉमिक विजन, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, खुद ये वर्ड क्या है, डोमिनो इफेक्ट क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, तो इस तरह के जो टर्म्स हैं पहले आप उनकी कहीं ना कहीं पे कोई डेफिनेशन देख लिया करें। जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो इससे बहुत सारी चीजें आपकी ऑलरेडी क्लियर हो जाती हैं। ऐसे बहुत से डायमेंशंस होते हैं जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन वंस आपने उनकी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर लिया तो काफी चीजें आपकी सिंपल हो जाती हैं। अगर हम यूएसए को देखें या फिर वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को देखें तो उनका हमेशा यही मानना है कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इट इज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। इसके साथ पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं। ये कंट्रीज को बैंकरप्ट करने की एक स्ट्रेटजी है। हमेशा हम यही सुनते हुए आ रहे होते हैं। लेकिन अगर हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनकी रिपोर्ट्स है, इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कैसे डिफाइन किया है? अगर हम आईएमएफ को देखें या फिर वर्ल्ड बैंक को देखें तो दे हैव नेवर यूज्ड दिस टर्म पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दे डिफाइन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एज अ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ये एक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें चाइना का प्राइमरी फोकस है रीजनल कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी इंक्रीज कराना। प्राइमरीली 5 एरियाज में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के टारगेट्स हैं जो कि अचीव करने हैं। इस डेफिनेशन से हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स अटैच्ड नहीं है। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कि ये एक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, एक ग्रैंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है जिसका काम क्या है? जिसका काम है रीजनल कनेक्टिविटी इंश्योर कराना, ट्रेड करना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना। ये सारे पर्पसेस हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के। यहां से हम थोड़ा सा आगे मूव करें
तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्राइमरीली दो कंपोनेंट्स है। ये सिंपल सी चीजें हैं, इनमें कंफ्यूज आपने नहीं होना। दो कंपोनेंट्स हैं, एक है बेल्ट, वन बेल्ट, एंड एक है आपके पास वन रोड। वन बेल्ट, वन रोड, दो ही कंपोनेंट्स हैं। एक का नाम है बेल्ट, वन बेल्ट, एक का नाम है वन रोड। ये जो बेल्ट है, इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन ये होगा कि ये कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूरोप है, सेंट्रल एशिया है, उनको लिंक करना थ्रू लैंड, लैंड के थ्रू उनको लिंक करना। और जो आपके पास वन रोड इनिशिएटिव है, ये एक्चुअली मैरीटाइम सिल्क रोड का नाम है। मतलब ये है कि थ्रू लैंड एंड थ्रू सी, इन दोनों डोमेन्स में दुनिया को एक्चुअली कनेक्ट करने का नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हमने सी के थ्रू भी कनेक्ट करना है, कनेक्टिविटी इंश्योर करनी है, एंड हमें थ्रू लैंड भी अपनी कनेक्टिविटी इंश्योर करनी है। थ्रू लैंड हम कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बनाएंगे, रेलवेज बनाएंगे, नेटवर्क्स बनाएंगे। फिर हम थ्रू सी क्या करेंगे? सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करेंगे। वहां पे जो मलक्का डिलेमा है उसको काउंटर करने के लिए भी ये काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इन चीजों को भी आगे हम वन बाय वन डिकर्सर करने की कोशिश करेंगे। अभी प्राइमरीली मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आखिर है क्या। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक सी वाला कंपोनेंट है और एक आपका जो है लैंड वाला पोर्शन है, जिसको हम कह रहे हैं वन बेल्ट। ये इसके प्राइमरीली दो कंपोनेंट्स हैं। आई होप यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हैं। अब आगे जैसे जैसे हम मूव करेंगे तो ये टॉपिक हमें और ज्यादा बेहतर तरीके से हम इसको समझ पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जनरली हमें दो कॉरिडोर्स का ही पता होता है, एक हमने बीआरआई का नाम सुना है और एक हमने सीपैक का नाम सुना है। नाउ व्हाट इज दिस सीपैक? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इट इज बेसिकली फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस तरह के 5 कॉरिडोर्स, 5 प्रोजेक्ट्स और भी हैं, ये उनके सारे नाम हैं। तो चाइना ना सिर्फ सीपैक के ऊपर काम कर रहा है बल्कि ये 5 और कॉरिडोर्स हैं जिनके ऊपर भी काम चल रहा है और जिसमें चाइना और इंडिया भी इसके साथ लिंक्ड है। इस वक्त रफली रफली 132 कंट्रीज बीआरआई का पार्ट बन चुकी हैं। ये $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट है। प्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग दस कंट्रीज में से 6 कंट्रीज तो डेमोक्रेसीज हैं जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर रही हैं। चाहे आप डेमोक्रेसी हैं, चाहे आप ऑटोक्रेसी हैं, चाहे आप थियोक्रेसी हैं, चाहे आपके पास मोनार्की है, चाहे आपके पास मिलिट्री कूज है, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हो आपके पास, किसी भी तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, चाइना का ये कंसर्न नहीं है। चाइना का मकसद ये है कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना, रीजनल कनेक्टिविटी को इंश्योर करना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाना। फिर उसके लिए आपके पास कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, वो आपके साथ एमओयू साइन करेंगे, वो आपको अपने साथ प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करेंगे, वो आपकी कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। देयरफॉर चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें डेमोक्रेसीज भी हैं, उसमें अथॉरिटेरियन स्टेट्स भी मौजूद हैं और 10 में से 6 कंट्रीज तो डेमोक्रेसीज हैं जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बन चुकी हैं। प्राइमरीली 5 की एरियाज हैं जिनके ऊपर चाइना इस वक्त काम कर रहा है, क्योंकि इट इज एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी। इसीलिए चाइना चाहता है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जितना ज्यादा बढ़ सके, हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाएं। पहला फोकस चाइना का यही है। फिर इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, इनके डिफरेंट कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स चाइना ने इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं। आजकल आप देखें तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि
चाइना में जाके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, चाइना में जाके मास्टर्स कर रहे हैं। तो एक एस्पेक्ट बीआरआई का ये है। देन एट द सेम टाइम जो यूएसए का जो डॉलर है उसकी हेजेमनी है उसको भी काउंटर करना है। उसको काउंटर करने के लिए दे वांट फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, जिसमें ट्रेड और एक्सचेंज जो हो वो लोकल करेंसीज में हो। दे एक्चुअली वांट टू प्रमोट लोकल करेंसीज, उनके स्कोप को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं ताकि यूएसए की जो डॉलर की हेजेमनी है, उसका जो डोमिनेंस है, उसको भी खत्म किया जाए और जो लोकल करेंसीज हैं वो आपकी राइज करें। ये भी बीआरआई का एक की एरिया है। फिर ट्रेड को प्रमोट करना, जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं उन सबको हटाने की कोशिश करना, एक तरह से रीजनल कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंश्योर करना भी मकसद है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। क्योंकि अब दुनिया में इतनी ज्यादा भी डेवलपमेंट नहीं आई है, स्पेशली अंडर डेवलप्ड जो रीजन्स हैं, जैसे अफ्रीका है, जैसे हमारा साउथ एशिया भी इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो यहाँ पे दे वांट टू फैसिलिटेट एक्चुअली कनेक्टिविटी, जिसमें वो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड करना चाह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पैसेजेस इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, रेल रोड नेटवर्क्स अपने बिल्ड करना चाह रहे हैं ताकि वहां पे स्मूथ ट्रेड हो सके, डेवलपमेंट हो सके। इसके साथ चाइना के भी इंटरेस्ट सेफगार्ड होंगे और जो कंट्रीज हैं उनके भी इंटरेस्ट सेफगार्ड होंगे। देयरफॉर वो फोकस कर रहे हैं कनेक्टिविटी के ऊपर भी। देन फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। जनरली आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे आपको बता देते हैं एसओपीज, जिसमें एसएपीज आ जाते हैं आपके स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, कि अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट होगा और इंटरेस्ट रीपे करने के लिए आपने कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। आपने जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, सब्सिडीज को आपने खत्म करना है, आप डीरेगुलराइजेशन की तरफ जाएंगे, स्टेट ऑन एंटिटीज को आप प्राइवेटाइज करेंगे, आपकी इंटरवेंशन कम से कम होगी मार्केट फोर्सेस के अंदर। ये सारी एसओपीज आपके पास आती हैं अगर आप आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक पास जाते हैं तो। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो लोन्स आपको प्रोवाइड करता है, जो डेवलपमेंट के लिए आपको लोन्स प्रोवाइड करता है, फिर इन केस अगर आप लोन्स प्रोवाइड नहीं कर पाते, लोन्स की पेमेंट आप प्रोवाइड नहीं कर पाते, आप इंटरेस्ट रेट पे नहीं कर पाते, तो आपके साथ वो रीनिगोशिएट करते हैं। रीनिगोशिएट करके उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को और ज्यादा सॉफ्ट किया जाता है। और ये बात रिपोर्ट्स के साथ आगे जाके मैं साबित करूंगा कि काफी बार लोन्स लेने के बाद स्टेट्स ने दोबारा से रीनिगोशिएट करके इंटरेस्ट रेट अपने कम करवाए हैं, जो रीपेमेंट की टाइमिंग्स हैं वो बढ़ा दी हैं अपनी, दोबारा से डिप्लोमेसी के थ्रू टर्म्स एंड कंडीशंस को रीडिफाइन किया है। तो ये भी एक की एरिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। अब आते हैं हम आगे, एक्चुअल जो बात है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आगे चलने से पहले एक सवाल मैं आपको दिखा देता हूं। पास्ट पेपर्स में 2017 में आपके पास एक सवाल आया है। आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। 2017 में आपके पास सवाल आया है, एग्जामाइन चाइनाज स्ट्रेटेजिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, स्ट्रेटेजिक विजन बिहाइंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऑल्सो नोन एज ओबोर। ये आपके पास सवाल जो है 2019 में है, 2017 में नहीं, 2019 में है। मैं फिर से पढ़ लेता हूं। Examine China strategic vision behind the Belt and Road Initiative (BRI), also known as the One Belt and One Road Initiative। 2017 का पेपर देखें। एग्जैक्टली सेम सवाल आपके पास आया है। क्रिटिकली एग्जामाइन चाइना स्ट्रेटेजिक विजन बिहाइंड इट्स वन बेल्ट वन रोड वेंचर। इस सवाल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट 2017 में आई है, एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट आपकी 2019 के अंदर भी है। इट मीन्स 20 मार्क्स तो आपके सीधे सीधे रिपीट हो गए हैं। सीपेक का भी सवाल आपसे पूछ लिया है।
बहुत आसान से पेपर्स होते हैं आपके, इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होते। बस आपने ये देखना है कि आपने जो प्रिपरेशन की है वो आपकी अलाइंड है पास पेपर्स के साथ, वो आपकी अलाइंड है सिलेबस के साथ, वो आपकी अलाइंड है रिकमेंडेड किताबों के साथ या नहीं, क्या आप अपग्रेडेड अपडेटेड हैं या नहीं, जो आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं सही पढ़ा। अब ये 2 बार सवाल रिपीट क्यों हुआ है? जनरली सवाल रिपीट तभी होते हैं जब एग्जामिनर को डिजायर्ड जवाब नहीं मिलता, जब एग्जामिनर को लगता है कि दिस इज द वीक एरिया ऑफ द स्टूडेंट। जब स्टूडेंट का वीक एरिया एग्जामिनर को पता चल जाता है तो वो बार बार सवाल देता है आपको उसी एस्पेक्ट का। अगर आप नोट करें, डेमोक्रेसी से रिलेटेड हर साल आपके पास सवाल क्यों आ रहा है ऐसे के अंदर? हर साल ऐसे में डेमोक्रेसी का कोई ना कोई एस्पेक्ट है। कभी डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर, कभी आपके पास ऐसे है डेमोक्रेसी इज ए कल्चर रादर देन अ प्रोसेस, कभी आपके पास सवाल है डेमोक्रेसी पोलराइज पॉलिटिक्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, कभी आपके पास सवाल है डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर। ये इतने सवाल क्यों आए हैं, इतने एसेज क्यों आए हैं? क्योंकि एग्जामिनर को पता था कि इट इज द वीक एरिया ऑफ द स्टूडेंट्स, ये वीक एरिया है स्टूडेंट का, तभी एग्जामिनर बार बार सवाल दे रहा है वो वाला। फिर अगर आपके पास कमांड हो जाए, ऐसे सवालों पे आपने कमांड हासिल कर लिया, तो एग्जामिनर फिर कोई और सवाल ढूंढ लेता है, कोई और न्यू डायमेंशन आ जाती है, फिर वो सवाल एग्जामिनर आपसे पूछना स्टार्ट करता है। इसी तरह से आईआर में बार बार सवाल आता है स्ट्रेटजी कल्चर का, क्योंकि स्ट्रेटजी कल्चर को सही से पढ़ा ही नहीं होता हमने, तभी एग्जामिनर बार बार सवाल देता है क्योंकि उसको डिजायर्ड जवाब नहीं मिल रहा। अब आपसे मेरा एक सीधा सिंपल सा सवाल है, वो सवाल ये है कि यहाँ पे लिखा है स्ट्रेटेजिक विजन, ये भी हो सकता है कि पूछ ले आपसे जियो स्ट्रेटेजिक विजन। मेरा सवाल, जियो मीन्स के ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करता है जियो। मेरा सवाल सिंपल आपसे ये है, यू ऑल हैव टू अटेम्प्ट दैट, कि स्ट्रेटेजिक एक्चुअली किसको कहते हैं हम? व्हाट इज स्ट्रेटेजिक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? इसकी डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेटेजिक की डेफिनेशन क्या है? इसको हम एलोबरेट कैसे करेंगे? आखिर ये स्ट्रेटेजिक है क्या? यहाँ पे भी लिखा है यूएस इंडो स्ट्रेटेजिक, यहाँ पे भी है स्ट्रेटेजिक। ये स्ट्रेटेजिक वर्ड जो है इसकी मीनिंग मुझे आपने बतानी है। सदाम कह रहे हैं कि हाउ डू वी अटेम्प्ट दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कंजर्वेटिवली और ऑप्टिमिस्टिकली? हम साइंटिफिकली जवाब देंगे, जिसमें हम क्रिटिकल भी होंगे, दोनों साइड्स भी हमने डिस्कस की हुई होंगी। अब ये पूरा सवाल मैं आपको अटेम्प्ट करवाऊंगा, फिर बीआरआई डेट ऑफ डिप्लोमेसी है या नहीं, ये मिथ है या रियलिटी, ये भी हम पढ़ेंगे। वापस आते हैं हम अपने लेक्चर पे। अब हमने दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को सुन लिया है, एक तरफ से कहा जाता है कि इट्स अ मिथ, एक तरफ से कहा जाता है इट्स अ रियलिटी। अब आपका स्टांस होगा कि इट्स अ मिथ, इट इज नॉट अ रियलिटी, क्योंकि कभी भी किसी भी अग्रीमेंट में ये नहीं लिखा गया कि अगर आप लोन रीपे नहीं कर पाते तो आपके एसेट्स सीज किए जाएंगे। एट द सेम टाइम एक स्टडी है, थिंक टैंक है चैथम हाउस, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है डिटेल में बीआरआई के ऊपर, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप विलिंग हैं तो उसको आप रीड करिएगा। एक बेहतरीन आर्टिकल है, बेहतरीन एक रिसर्च पेपर है। इस रिसर्च पेपर में थिंक टैंक्स ने ये आर्ग्यू किया है कि ये जो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है, इसका जो एपिसोड है, अब लीज पे क्यों दिया जाता है? लीज पे तभी लिया जाता है या फिर दिया जाता है जब लोन्स पे नहीं किए जाएं। तो इस आर्टिकल के अंदर ये आर्ग्यू किया गया है कि जो श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ है, ये चाइना के लोन्स की वजह से बैंकरप्ट नहीं हुआ, ये एक्चुअली आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनसे जो लोन्स लिए हैं, इनको जो रीपे नहीं किया, ये इसकी वजह से श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है। तो श्रीलंका जो फेल हो गया या फिर ये जो बैंकरप्ट हो गया, या फिर यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, कंस्ट्रेंट्स आ गए, जिसकी वजह से एक पोर्ट लीज पे देना पड़ा, ये प्राइमरीली वेस्ट की वजह से है, ये चाइना की वजह से नहीं हुआ।
क्योंकि क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोन्स रीपे किए हैं श्रीलंका ने, सबसे ज्यादा लोन्स जो रीपे किए हैं वो आईएमएफ और एंड वर्ल्ड बैंक को किए हैं, वो चाइना को नहीं किए। देयरफॉर ये कहना कि ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, श्रीलंका को एज अ केस स्टडी रिप्रेजेंट करना, ये भी डिस्टॉर्टेड है, ये भी फैक्ट्स के ऊपर बहस नहीं करता। Hence it is proved that it is not a reality, rather it's a myth। और ये जो एक्चुअली सब कुछ हो रहा है ये प्राइमरीली इसलिए हो रहा है क्योंकि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैव बीन स्लो एंड अनकोऑर्डिनेटेड इन देयर रिस्पांस टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उनके पास कोई अल्टरनेटिव मौजूद ही नहीं है, उनके पास कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं है, उनके पास कोई डिजाइन नहीं है, उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं बना हुआ, उनके पास बीआरआई को काउंटर करने के लिए कोई प्रिपरेशन ही नहीं है। देयरफॉर दे आर सेइंग कि ये एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जहां पे कंट्रीज फेल हो रही हैं, लोन्स रीपे नहीं कर पा रही हैं, वो कंट्रीज की अपनी गलतियां हैं। जब आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जब आपके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जब आपके पास बहुत ज्यादा करप्शन हो रही है, जब आप निगोसिएशन इतनी अच्छी नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें चाइना का कसूर तो नहीं है। चाइना आपको गन पॉइंट पे तो लेके नहीं आ रहा कि ये एग्रीमेंट साइन कर दो आप, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चाइना ने आपको ऐसे पीस तो नहीं दिए कि आपने मुझसे लोन लिए हैं तो अब आप अपनी कंट्री के अंदर ये वाले चेंजेस लेकर आओ, ऐसा भी नहीं है। देयरफॉर वी कैन सेफली दैट वी कैन सेफली से दैट कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक तरह से मिथ है, रियलिटी बिल्कुल भी